तो देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम पैनलिस्ट का सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है, इकलौता डिबेट शो है जो अपने दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। आप ही दर्शक हमारे सब कुछ हैं, आप हमें देखते हैं तभी हमें आपका इतना प्यार मिलता है। इसीलिए दर्शक जो विषय का चयन करते हैं उसी पर हम बहस करते हैं और दर्शकों की राय के आधार पर ही हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। आज आपने बहस का कौन सा विषय चुना है ये हम आपको बताते हैं। फेक न्यूज़ फैलाना। ट्विटर के ऊपर सरकार ने कहा था उन्हें कि कुछ आईटी की गाइडलाइंस माने, यानी कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त कर दे जो फेक न्यूज़ के बारे में शिकायत होने पर 24 घंटे में उसे दूर कर सके। लेकिन फिर भी ट्विटर ने ऐसा नहीं किया। पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। इसीलिए आज का विषय है भड़काऊ वीडियो कांड में इस बार कैसे फंसा ट्विटर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर इस बार सरकार की बात न मानने को लेकर फंस गया है। उसने आईटी मंत्रालय की बात न मानकर कॉम्प्लायंस ऑफिसर नहीं नियुक्त किया और इसी के चलते अब क्या हुआ है, अब उसके खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हो गई है क्योंकि उसे जो इंटरमीडिएरी हैंडल होने का धारा 79 के तहत आईटी कानून के जो अधिकार था कि भाई उससे पार्टी नहीं बनाया जाएगा अगर कोई गलत बात उस पर पोस्ट होती है उसके बावजूद। लेकिन जब ट्विटर को कहा गया कि नहीं, आपको भारत के कानूनों का मानना पड़ेगा, इसीलिए फेक न्यूज़ पर कंट्रोल करने के लिए आप एक कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करें, यानी एक अधिकारी जिसके पास शिकायत की जा सके और फैक्ट को चेक करके 24 घंटे में वो गलत न्यूज़ को हटा दे। लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद गाजियाबाद में एक मामला हुआ। यहाँ पर एक 72 साल के बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई हुई। अब्दुल समद की पिटाई लोनी में हुई। लोनी गाजियाबाद रूरल में आता है और लोनी में इस पिटाई की वजह अब्दुल समद ने बताई कि उसे किडनैप किया गया, उसे घर में ले जाकर बंद किया गया, उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए और उसे बहुत पीटा गया। मामला सांप्रदायिक हो गया। इसके बाद धनाधन ट्वीट होने लगे। ट्वीट कई लोगों के द्वारा किए गए। इसमें प्रमुख नाम थे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदूवादी गुंडे इन्होंने ये सब किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं नहीं मान सकता कि राम के भक्त इस तरह की नफरत फैला सकते हैं। तब तक गाजियाबाद पुलिस ये सफाई दे चुकी थी कि ये एक फेक न्यूज़ है। 15 मई को ये दोनों ट्वीट हुए, यानी कल। इसके बाद कार्रवाई हुई और गाजियाबाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें हिंदू युवक भी थे, मुस्लिम युवक भी थे। और मालूम ये पड़ा कि बुजुर्ग से एक ताबीज लिया गया था, कुछ पैसों का लेन देन भी था और ताबीज के असर न करने पर पिटाई कर दी गई। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा हुआ कि फिर इसे सांप्रदायिक रंग क्यों दिया। इसमें सपा का एक नेता का नाम भी आ रहा है जिसका नाम है उम्मेद पहलवान। उसने सबसे पहले फेसबुक लाइव करके अब्दुल समद से ये आरोप लगवाए थे। मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो गया। ऐसे में ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर हो गई। वो उन 9 लोगों में शामिल है जिन्होंने इस भड़काऊ पोस्ट और वीडियो को शेयर किया था। आखिरकार मनमर्जी के हिसाब से चलने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर इंडिया समेत 9 लोगों के खिलाफ यूपी के गाजियाबाद में पहली एफआईआर दर्ज हो गई। ट्विटर पर आरोपी की एक वीडियो को ऐसे फैलाया गया जिसमें मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई और जबरन दाढ़ी काटने की घटना धर्म विशेष को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया, जबकि यूपी पुलिस ने जांच में खुलासा कर पूरा सच सामने रख दिया। अब्दुल समद ताबीज बनाने का कार्य करता है, जिसके द्वारा उन व्यक्तियों को ताबीज बेचे गए थे जिनसे सकारात्मक परिणाम न मिलने पर उन व्यक्तियों ने अब्दुल समद के साथ मारपीट की। इस तरह की भ्रामक खबरों और वीडियो को ट्विटर मैनिपुलेटेड मीडिया टैग देता रहा है, लेकिन आरोप है कि इस मामले में ट्विटर ऐसा करने में नाकाम रहा। हालांकि पक्ष विपक्ष इस मामले में आमने सामने आ गए। राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो अक्षर सा सत्य है। देश में कहीं पर भी कोई भी ऐसा विषय है जो देश के कानून के दृष्टि से उल्लंघन है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई की गई है। कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी साफ कहा कि यूपी में जो हुआ वो फर्जी खबरों से लड़ने में ट्विटर की मनमानी को दर्शाता है, जबकि ट्विटर अपने तथ्य जांच तंत्र को लेकर अति उत्साहित रहा है। ये यूपी जैसे कई मामलों में कार्रवाई करने में विफल रहा है और गलत सूचना से लड़ने में इसकी असंगति दिखाई देती है, जबकि ट्विटर ने सफाई दी है कि वो गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। अगर उसे भारतवर्ष में ऑपरेशंस करने हैं, धंधा चलाना है, तो उसे भारतीय कानून, भारतीय आईटी रूल्स 2021 का पालन करना पड़ेगा। फिर भी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी घटना में हिंदू मुसलमान एंगल ले आए।
क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या एक ज़ईफ मुसलमान जो 72 इयर्स का है उसकी दाढ़ी की डिग्निटी नहीं है? देश की बहस में चर्चा है कि कुछ लोग देश के अंदर अमन चैन को चुनौती देते रहते हैं। ऐसे में फ्री स्पीच की आड़ में कुछ भी उगलने की उन्हें क्या आजादी मिल सकती है? तो देश की बहस में सबसे पहले आज का सवाल हम आपको बता देते हैं और उसके बाद हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जुड़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज का सवाल क्या है। आज का सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई उचित है। आज का सवाल हमने पूछा है, सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट पर कानूनी कार्रवाई क्या उचित है, हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। क्या भारतीय कानूनों को ट्विटर को मानना होगा, इस पर आप जवाब कैसे देते हैं ये भी आपको पता है, मैं दोहराऊंगा नहीं। सीधे चलते हैं सबसे पहले आलोक शर्मा जी के पास। आलोक शर्मा जी, जिस दिन गाजियाबाद पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्वीट करती है और ये बताती है कि ये मामला फेक है, उसी दिन राहुल गांधी का भी ट्वीट आता है। जब गाजियाबाद पुलिस ने क्लैरिफिकेशन दे दिया था तो क्यों ना राहुल गांधी जी वो ट्वीट हटा लेते जिसपे उस खबर को उन्होंने टैग किया था कि जय श्री राम नहीं कहने पर एक बुजुर्ग की पिटाई हुई। देखिए दीपक जी, दो विषय यहाँ पर हैं कि जब से 2014 से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आई। क्या ये सच नहीं है? पहला सवाल। दूसरा, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को आप पूरी तरह से रामचंद्र जी की पुलिस मानते हैं? दूसरा सवाल। और राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया उसमें राम राज्य जी की बात की गई। हिंसा किसी ने फैलाई हो, किसी फैलाई हो, क्या वो राम राज्य हो सकती है? था पुलिस की उत्तर प्रदेश पुलिस 2017 के बाद से 100 से ज्यादा SIT में जांच कर रही है। एक का रिजल्ट नहीं आया अभी तक। ये वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जो गाड़ियां पलट जाती हैं, एनकाउंटर हो जाते हैं, जिस बच्ची की 3 दिन पहले शादी हुई हो वो महीनों तक जेल में रहती है, ये वही उत्तर प्रदेश पुलिस है। मुझे लगता है कि इस पर इतना वो होना कि भाई राहुल गांधी जी ने गलत कर दिया और उसने ठीक कर दिया, अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है। आप देखिए UAPA कितना लगा है, 10,000 के करीब इस कानून का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है और उसमें कितना कन्विक्शन है। आप बताइए कितने देशद्रोह के मुकदमे लगे, देशद्रोह के मुकदमे, और उसमें क्या कन्विक्शन हुआ। कन्हैया के ऊपर आप लोगों ने कई महीने तक किया शो और उसके बाद वो पहली डेट पर जमानत मिल जाती है उसको। मुझे लगता है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जो बीजेपी के लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनसे पूछा जाए कि उनके खिलाफ 15 से 20 ऐसे मामले हैं कि उन्होंने झूठी चीजों को टैग किया है और तमाम तरह के मुकदमे। तीसरी चीज, आज मुझे लग रहा है कि ट्विटर ही इस देश को चला रहा है, हमारी सरकार नहीं है। ट्विटर देश को चला रहा है और सरकार ट्विटर से लड़ रही है। लड़ना चाहिए कोरोना से, लड़ना चाहिए गरीबी से, लड़ना चाहिए बेरोजगारी से, लड़ना चाहिए महंगाई से, और हम रोज इन चीजों को लेकर जिस तरह से पूरे मैदान में उतरे हुए हैं, मुझे लगता है कि सरकार ने सरेंडर कर दिया कि हम प्रशासन तो नहीं दे सकते, हाँ ट्विटर को हम जरूर बिल्कुल पूरी तरह से नस्तानाबूद कर देंगे। अब मोदी जी के तमाम ट्विटर जो पुराने ट्वीट्स हैं अगर उनको देखें और आज की जो गतिविधियां हैं इस सरकार की उनको देखें, वो पूरी तरह से एक पूरा विरोधाभासी एक रामायण लिखी जा सकती है। तो आज जो विषय है उसमें किस तरह से डाइवर्ट किया जाए देश को, किस तरह से तमाम मुद्दों से 10 लाख किसान देश की राजधानी पे बैठे हैं और हम लड़ाई सरकार जो है वो ट्विटर से लड़ रही है, अपने आप में हास्यास्पद है। वो तो आपने देखा होगा वो टूलकिट का मामला। मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैं यहीं से संबित पात्रा जी के पास चलता हूँ। आलोक जी, छोटा छोटा जवाब रखते हैं क्योंकि आप दोनों मेरे साथ आधे घंटे हैं, आप तो रहेंगे आलोक जी, लेकिन संबित जी आधे घंटे हैं। संबित जी, मैं आपसे सीधा सवाल जानना चाहता हूं, क्या ये डाइविजनरी टैक्टिक्स है? आलोक शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस रामचंद्र की पुलिस तो है नहीं कि जो उसने कहा उसे सही मान लिया जाए। देखिए, एक जमाना था उत्तर प्रदेश में, आप याद करिए, मुख्तार अंसारी, आजम खान, मुबारक खान, ये लोग उत्तर प्रदेश को रूल करते थे। अभी यहाँ बैठ के कई लोग कहेंगे गाड़ी पलट गई, ऐसा क्यों हुआ, मुख्तार अंसारी को आपने पंजाब से क्यों बुला लिया। स्वाभाविक है, जनता को जो ठीक लग रहा है योगी जी वो कर रहे हैं, राजनेताओं को ठीक नहीं लग सकता है, उनको आजम खान और मुख्तार अंसारी ही ठीक लगता था। बहरहाल, जहां तक आपका मूल प्रश्न है कि क्या ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, मैं तो कह रहा हूं, मान लीजिए कि ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को तो हमने यहाँ खींच कर नहीं लाया कि आप डिबेट में पार्टिसिपेट करिए, इस डाइवर्शनरी डिबेट में। अगर ये मना कर देते, सभी लोग मना कर देते कि हम इस पे डिबेट नहीं करेंगे, इस पे कोई वक्तव्य नहीं देंगे, तो डाइवर्ट ही नहीं होता मसला, ये तो खुद ही आए हैं। तीसरा विषय है, आप देखिए जिस वीडियो के विषय में बात हो रही है, जिस वीडियो को ब्लर करके आप लोग दिखा रहे हैं, उस वीडियो में ओरिजिन से ही, शुरू से ही शब्द नहीं थे, अर्थात वो म्यूट मोड में था।
जो वीडियो शुरू से ही म्यूट मोड पे था, उस वीडियो को लेकर जिस प्रकार से एक भ्रामक परिस्थिति बनाई गई कि उसमें जय श्री राम बोलने के लिए इनकी दाढ़ी काट दी गई, उनको मारा गया, वो स्वाभाविक है, गलत है। दूसरी बात है, ये हिंदूवादी ताकतों का अंजाम है और हिंदूवादी गुंडे ऐसा कर रहे हैं। बाद में जब आरिफ, आदिल, मुशाहिद ये सारे लोग गिरफ्तार हुए और भी कई लोग गिरफ्तार हुए, तो उस समय इनकी बोलती बंद हो गई और हिंदूवादी नहीं कहते। वो ठीक उसी प्रकार का है जब 2015-16 में आपको याद होगा एक 75 साल की नन के साथ रेप हो गया था कलकत्ता में। उस समय तमाम ये ताकतें निकल कर आकर राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी सबने ट्वीट किया था, ये तो संघियों का काम है, ये तो आरएसएस और बीजेपी का काम है, सब 75 वर्ष की महिला के साथ रेप हो गया। बाद में जब बंगाल की पुलिस ने निकाला कि ये तो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उन्होंने किया हुआ है, तो बैनर वैनर सब लेके गायब हो गए, एक दिन भी उन्होंने बोला नहीं। तो ये विडंबना है हिंदुस्तान के तथाकथित सेक्युलरिज्म का। और देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, हर चुनाव से पहले इस प्रकार से बीजेपी और बीजेपी शासित राज्यों में अफवाह का माहौल गर्म करने की कोशिश की जाए। दूसरी बात है ट्विटर का। इन्होंने कहा ट्विटर से हम लड़ रहे हैं, क्यों नहीं, हम ट्विटर से लड़ नहीं रहे हैं, ये कानूनी जंग है, ये कोई हाथापाई नहीं है, कोई दंगल नहीं है। अगर देश का एक हम स्वयंभू देश हैं, एक स्वतंत्र देश हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके पार्लियामेंट में हमारे पार्लियामेंटेरियन से कानून बनाते हैं, तो ट्विटर कोई अजूबा नहीं है जो इस कानून को नहीं माने। ट्विटर को भी इन कानूनों को मानना पड़े, उसको पालन करना पड़ेगा। कॉम्प्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर इत्यादि आप व्हाट्सएप ने अपॉइंट किए हैं। व्हाट्सएप भी केस लड़ रहा है मगर अपॉइंट किया है, फेसबुक ने अपॉइंट किया है, इंस्टा ने अपॉइंट किया है, गूगल ने अपॉइंट किया है, सबने अपॉइंट कर दिया। ट्विटर को लगता है हम अपॉइंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भैया? अगर आप कानून नहीं मानेंगे तो जिन कानूनों के अंतर्गत आपको इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म रखा गया था, आप स्वाभाविक है आपको वो इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। ये तो हिंदुस्तान का कानून है, आप लायबल होंगे जो भी कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म पे पोस्ट होगा। तो अब बीन बज रही है, अब भुगतिए। मैं उत्तर दूं दीपक जी? आलोक जी, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि मामले को जब सांप्रदायिक रंग दिया गया तो सब राजनीतिक पार्टियों ने लपक लिया। क्या है मुस्लिम वोटों के लिए लड़ाई है? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी तरह से राम राज्य जो शब्द होता है वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता है, ना हमने की है। और अभी भी आजम खान और तमाम जो नाम लिए गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से, वो किस तरफ इशारा करते हैं दर्शक देख रहे हैं। अब दूसरी बात आती है डाइवर्जनल डिबेट में हम क्यों आए हैं। हम न्यूज़ नेशन चैनल ने बुलाए हैं इसलिए हम आए हैं, तमाम चैनल्स ने बुलाया इसलिए हम आए, और हम बीजेपी का पर्दाफाश करने के लिए आए और बीजेपी का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं, वो जो अभी पीछे टूल किट आया था, संबित जी बैठे हैं, बता दें उसका सोर्स कहाँ था, इनको कहाँ से मिला, वो जरा बता दीजिए। हाई कोर्ट में जाके तो उसको ऊपर कार्रवाई पर रोक लगवाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तमाम तरह की जो चीजें हैं ये सब केवल डाइवर्जनरी, पूरी तरह से डिबेट को कैसे भटकाया जाए, देश को किस तरह से मूल मुद्दों से दूर लिया जाए, वही है। दिशा रवि पे आप लोगों ने कितना तो मतलब बीजेपी ने उछल के जो किया था, उसके बाद क्या हुआ, पहली डेट पे उसको जमानत मिल गई। आज तक तो वो केस कहाँ है नहीं पता है। मुझे लगता है कि किस तरह से मुद्दों को भटकाया जाए। तो इसमें यहाँ पर तबलीग जमात के ऊपर 1.5 महीना क्या हुआ, फिर हाईकोर्ट की क्या टिप्पणियां आई, उसके बाद जिस तरह से रिया चक्रवर्ती 2 महीने तक, फिर सुशांत राजपूत बिहार के चुनाव तक, बिहार का चुनाव समाप्त, सुशांत राजपूत का मैटर खत्म। वहां पर एम्स के डॉक्टर्स कह रहे थे कि नहीं उसने आत्महत्या की है, लेकिन बीजेपी के मिनिस्टर्स जो थे सारी मंत्रालय छोड़ के वो वहां उस मुद्दे पर लगे थे। तो ये पूरा सीक्वेंस है और ये पूरा चक्रव्यूह है जिसके अंदर काम किया जाता है। अब कहते हैं साहब वो हिंदू मुस्लिम वाली बात, तो वेस्ट बंगाल के अंदर नन की बात की। वेस्ट बंगाल के बड़ी चुनाव में तो बांग्लादेश की फोटो आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में डाली थी, भूल गए आप लोग। और मुजफ्फरनगर वाले मैटर पे कहाँ का फोटो था, वो पाकिस्तान का था। और सबसे पहले 2017 में जब सरकार आई तो उसके पहले किस तरह से उन केसेस को वापस किया जाए, योगी आदित्यनाथ जी ने, शायद वो संजीव बालियान और तमाम लोग थे, केसेस का सबको पता होगा। तो बीजेपी कम से कम इस मुद्दे पर ना बात करे। मैं फिर कह रहा हूं कि इनमें इन खबरों की कोई लाइफ नहीं है। कल और परसों जब सच आने लगेगा तो भाग जाएंगे। मैंने पूछा 2017 के बाद 100 से ज्यादा एसआईटी बनी, एक एसआईटी का अगर किसी ने कोई जवाब आया हो तो बता दीजिए साहब कि उसका नतीजा आ गया है, उसमें चार्जशीट फाइल हो गई है। यहाँ तो हालत यह है कि डीएसपी वहां से जम्मू कश्मीर से एक आतंकवादियों को साथ लेकर चलता है और वो चुपचाप भाई पतली गली से निकल के चला जाता है। उस पर बहस नहीं होती है, उस पर कोई बहस नहीं कर रहा है कि भाई उसको उसकी चार्जशीट 90 दिन में क्यों नहीं फाइल हुई दिल्ली पुलिस ने, और वो कैसे आज चुपचाप टर्मिनेशन लेके विदेश भागने की तैयारी कर रहा है।
आज मुझे लगता है कि पूरी तरह से बीजेपी अपनी नाकामी हम भटक रहे मूल विषय पर आते हैं दीपक जी, मूल विषय पर आते हैं। लेकिन संबित पात्रा जी, आपकी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि अगर हिंदू मुस्लिम होगा तो सबसे ज्यादा फायदा तो बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी फिर बीजेपी को वोट करेगी। तो ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो इससे तो आपका फायदा हो रहा है, लोग ये भी कह रहे हैं आपके आलोचक। तो वे क्यों कर रहे हैं ये लोग? अगर इनको ये मालूम है कि हमें फायदा होगा तो मत करिए ना। देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। राहुल गांधी जी ने इसी वीडियो को डालते हुए ट्वीट किया कि मैं राम भक्तों से ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि राम का नाम लेकर इस प्रकार का अन्याय करें। मैं आपको बताता हूं, कमलेश तिवारी के साथ जो हुआ, ध्रुव त्यागी के साथ जो हुआ, अंकित शर्मा के साथ जो हुआ, एक फहरिस्त बहुत लंबी है, पालघर के साधुओं के साथ जो हुआ। आप बताइए, कमलेश तिवारी के केस में राहुल गांधी जी ट्वीट कर सकते थे कि अल्लाहू अकबर का नाम लेकर जो लोग गर्दन काट देते हैं और इस्लाम को मानने वालों से, जो इस्लाम को मानते हैं, उनसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं? नहीं, करने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता। ये तथाकथित जो लिबर्टर्ड लोग हैं ना, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, उनमें से एक व्यक्ति में ये हिम्मत नहीं होगी कि आप देखिए, आज सैकड़ों बम फुटते होंगे पूरे विश्व में, अल्लाहू अकबर नाम बोलते हुए कोई बम फेंक देता है और कोई नहीं लिखेगा। ये जो कार्टून बनाने के लिए फ्रांस में शार्ले हेब्डो वाला केस हुआ था, उसमें मणिशंकर अय्यर से लेके कितने तमाम बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी थे जो लोग सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ, ऐसा करोगे तो मरना ही पड़ेगा। वो हिम्मत नहीं होती है इनकी। भगवान राम के नाम पे जो अनर्गल आप बोल दो, सब कुछ कर सकते हो। अल्लाहू अकबर और इस्लाम के नाम पे कुछ करोगे तो आपका भी गर्दन जो है वो भी कट सकता है, इसलिए ये कोई हिम्मत नहीं करता है। और अंत में मैं इतना कहूंगा, देखिए, हमको ये सारे नाम याद है, मगर पालघर के उन दोनों साधुओं का नाम किसी को याद है? नहीं। किसी को ध्रुव त्यागी कौन है याद है? नहीं। प्रशांत कौन है? प्रशांत कुमार कर्नाटक का, किसी को याद है? प्रशांत पुजारी किसी को याद है? नहीं याद है। चंदन गुप्ता थोड़े बहुत लोगों को याद होगा, मगर काशगंज का चंदन गुप्ता अधिकांश लोगों को याद नहीं होगा। ऐसे में एक बहुत बड़ी फहरिस्त दे सकता हूं। ये है आज हमारे हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म का विषय। और मुझे आश्चर्य होता है, जो लोग कह रहे थे कुछ दिन पहले कि हिंदुत्व के गुंडे मार रहे हैं, क्या ये कभी भी इस्लाम के गुंडे का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। और जब आदिल, आरिफ ये सब गिरफ्तार होते हैं तो यही लोग दुकान बंद करके गायब हो जाते हैं। जनता सब जानती है, सब देख रही है, जवाब दे। ठीक है, मैं उत्तर देता हूं, छोटा सा उत्तर दीपक जी, छोटा सा। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ मामला है। आलोक शर्मा जी एज एन एक्सपर्ट, आशुतोष भी हमारे साथ हैं। मैं एक सवाल उनसे लूंगा, मैं सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, एग्री करते हैं हिंदूवादी गुंडे, राम भक्तों से ऐसी उम्मीद नहीं? क्या यही बात मुस्लिम समुदाय के लिए कोई लिखेगा? मुस्लिम गुंडे या फिर अल्लाह अकबर कह के ऐसा कोई करे, ये मुझे मंजूर नहीं, कोई लिखेगा भारत में? बताइए। नहीं, मुझे तो हमेशा से लगता था कि भारतीय जनता पार्टी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित रहती है, क्योंकि इनको मुख्तार अंसारी याद रहता, ब्रजेश कुमार सिंह याद नहीं रहता, इनको धनंजय सिंह याद नहीं रहता। तो मेरा कहना है कि जो लोग सरकार में रहते हैं उनका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अपने ऊपर। आप पूरी बातचीत में अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं देख रहा था, मतलब ये सिवाय मुसलमानों को टारगेट करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। करिए आप टारगेट, कोई दिक्कत वाली बात, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से टारगेट करिए। तो ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स, उससे पीड़ित लोग हैं, ये वो नैरेटिव एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। दीपक, आपको भी मालूम है, आपको जिन पत्रकार ने ट्रेन किया, उन्होंने मुझे भी ट्रेन किया, एसपी सिंह ने। उन्होंने एक चीज कहा था, कभी भी पुलिस और सरकार की बात को आंख बंद करके मत मानना। मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का अखबार है, गाजियाबाद की पुलिस ये कहती है कि भाई तावीज बेचता था, मान लिया उसकी बात। उसका बेटा कहता है कि पीढ़ियों से हमारे घर में कोई तावीज नहीं बेचता था। अब मैं पुलिस की बात को मानूं या फिर मैं समद के बेटे की बात मानूं? समद का बेटा यह कहता है कि मुसलमानों के नाम इसमें जानबूझकर डाल दिए गए ताकि एक नैरेटिव एस्टैब्लिश किया जाए। तो मैं पुलिस की बात मानूं या समद की बेटे की बात मानूं? उसने कहा भाई जय श्री राम बोला या नहीं बोला? बोला मेरे पिताजी को 72 साल की उम्र है, अगर कोई पीटेगा कुछ भी कहेगा तो बोलेंगे वो। ये अखबार की खबर के हिसाब से मैं जा रहा हूं। 4 घंटे तक उनको कन्फाइन किया गया। 4 घंटे में जो वीडियो कितने देर का सबको मालूम है। उस वीडियो के आधार पे दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की पुलिस, वो सबा नकवी जैसे बड़े पत्रकारों के ऊपर अब एफआईआर दर्ज कर ले। तो मैं मानता हूं गलती उन्होंने की होगी, मैं मान लिया गलती की उन्होंने। लेकिन ये सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है।
ये विशुद्ध तौर पर अयोध्या में राम ट्रस्ट में जो 2 करोड़ का मामला 18.5 करोड़ का हुआ, उस पर बहस देश के अंदर ना हो, इसलिए इस बहस को जन्म देने की कोशिश की जा रही। समित पात्रा जी बड़े समझदार आदमी है, लेकिन इनको लगता है कि जय श्री राम के नाम का जो कॉपीराइट है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। भाई साहब, आपका कॉपीराइट आपका हो सकता है, मैं मान लिया आपकी, और कॉपीराइट का उल्लंघन अगर मैं करूंगा तो शायद मैं जेल भी चला जाऊंगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है दीपक, कि जिन एसपी सिंह ने आपको पत्रकारिता सिखाई, उन्होंने मुझे भी पत्रकारिता सिखाई। उन्होंने साफ तौर पे कहा सरकार के जो प्रवक्ता है और पुलिस, इनकी बात को हमेशा यू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसलिए मैं कहता हूं कि आज की तारीख में 2 सच हैं। एक सच वो है जो गाजियाबाद की पुलिस बता रही है, दूसरा वो सच है जो समत का परिवार बता रहा है। इन दोनों के बीच में सच कहीं पर है। अब इसको आप कम्युनल एंगल दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पालघर को टोटली कम्युनल एंगल दे दिया। मैं कहता हूं समत के आधार, समत के की जगह अगर कोई सुशील होता, उसकी दौड़ी काटी गई होती, तो फिर समित पात्रा जी यही बैठे होते, भारत के प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट कर रहे होते, देश के गृह मंत्री ट्वीट कर रहे, तो फिर बातें करते होते। ये सारी की सारी कोशिश इस बात को लेकर ये है कि आप मामले को इतना बढ़ा दो ताकि अयोध्या में जो राम ट्रस्ट के मसले पर घोटालों के गंभीर आरोप लगे उस पर चर्चा ना हो। मैं जवाब दे दूं दीपक जी, पर ये तो 5 मई को हो चुका था आशुतोष। ये पूरा मामला 5 मई से चला आ रहा है। मैं सीधे संबित पात्रा जी के पास चलता हूं और ये पूछता हूं कि यहाँ पर पुलिस जांच पर भी सवाल उठे हैं, परिवार कुछ और बात बोल रहा है जो आशुतोष ने कोट किया। ये मामला पब्लिक कब हुआ, ये देखिए उसकी टाइमिंग देखिए। 10 तारीख से पब्लिक हो चुका है, ये 10 तारीख से पब्लिक हो चुका है, और 10 तारीख से भरपूर तौर 7 तारीख से, माफ कीजिएगा, 7 तारीख से पब्लिक हो चुका है और भरपूर तौर पर सोशल मीडिया पर चल रहा था। मैं सीधे संबित के पास जाऊंगा। संबित, खबर कब बनी? मैं जवाब दे रहा हूं, के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए दीपक जी, पहली बात तो मैं तो कहता हूं अभी यहाँ पर, मैं सीधे चलता हूं संबित के पास। संबित, मुझे बताइए, पुलिस जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं जवाब देता हूं। देखिए, पुलिस जांच तो छोटी सी बात है। ये तो वो लोग हैं जो याकूब मेमन को फांसी होने पे सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे थे। आगे किसको छोड़ पे? देखिए, मैं तो बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था, और जो भी बोल रहा हूं मैं फैक्ट बोल रहा हूं। याकूब मेमन को जब फांसी, मैं तो बीच में करेंगे। इनको एसपी सिंह जी ने यही सिखाया था कि बीच में चिल्लाना है करके। धनंजय सिंह में बात दीपक जी, आपको तो एसपी सिंह जी ने कितना अच्छा सिखाया कि बीच में कभी नहीं चिल्लाते हैं। इनको हमेशा बीच में एसपी सिंह जी ने। अपने स्वभाव में सांप्रदायिक है, अपने स्वभाव में मुसलमान सुन लेते हैं, उन्होंने आपको बड़ी खामोशी से सुना था। संबित जी सुनो दीपक जी, मैंने कोई गलत बात कह दी? याकूब मेमन का जो फांसी हुआ था, तीनों कोर्ट ने लोअर, भाई आप ब्रजेश सिंह का नाम क्यों नहीं लेते हैं? दीपक जी, आप इनकी आवाज को कम करिए, ये बदतमीजी मुझे कदाचित पसंद नहीं। ब्रजेश सिंह को फांसी नहीं होगी। जो लोग सीनियर होते हैं वो बीच में कभी भी चिल्लाते नहीं है। मैंने इनको 1 सेकंड चिल्लाया नहीं। बदतमीजी में आपको पास ऑन कर रहा हूं। देखिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दीपक जी, मैं इनसे कोई भी बहस नहीं करना चाहता। अच्छा, झगड़ा नहीं, मैं बिल्कुल बदतमीजी नहीं चाहता। थैंक यू। मैं तो इनके समय, किसी के समय 1 सेकंड भी नहीं बोला। ये इतनी बौखलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। याकूब मेमन के समय यही, प्लीज दीपक जी, याकूब मेमन के साथ समय यही लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाई थी। यही लोग जो यहाँ बौखला रहे हैं, यही लोग जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और निचले अदालत में ये कह रहे थे कि ये अदालत तो बिकी हुई है। राम मंदिर के बाद यही व्यक्ति कह रहा था अदालत बिकी हुई है। यहाँ आके चिल्ला रहे हैं। ये अदालत पे विश्वास नहीं करते हैं, ये तो हिंदुस्तान पे विश्वास नहीं करते हैं, ये पुलिस पे विश्वास नहीं करते, ये केवल वो अब्दुल सरद के परिवार पे विश्वास। इतना हंसने की आवश्यकता नहीं है आशुतोष जी। नहीं, आपकी बात, we all have to behave ourselves. We all have to behave ourselves. Please सुन लीजिए। No. I'm behaving myself. दूसरी बात, Don't worry. दूसरी बात, मैं कह रहा हूँ पिंच ऑफ सॉल्ट क्यों? आप तो पूरा बोरी ऑफ सॉल्ट खाइए ना, बोरी ऑफ सॉल्ट खाइए। हाउ डज इट मैटर टू अस? मुझे आश्चर्य इस बात का लगा, ये हंसते हुए कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर डाइवर्शनरी टैक्टिक्स अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी ने ये सारा कुछ पब्लिक किया है। ये जितना कुछ भी आप देख रहे हैं, ये बीजेपी ने पब्लिक किया है। कमाल की बात है, कमाल की बात है। आप लोगों ने ट्वीट क्यों किया? राहुल गांधी को बीजेपी ने फोन करके कहा था, ये राहुल जरा ट्वीट कर देना ये वाला विषय। ये स्वरा भास्कर को बीजेपी ने कहा था ट्वीट करने के लिए। ये किसी भी मुद्दे से डाइवर्शन करने के लिए स्वरा भास्कर को और राहुल को हमने कहा था ट्वीट करने के लिए। आप ट्वीट न करते, आप डिबेट में ना आते। देखिए, इनको बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सरकार ने सही तमाचा मारा है। ये अब जाएंगे और कोर्ट में भुगतेंगे केस। इन्होंने जिस प्रकार का धृष्टता की है, जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं को अपमानित करने का कोशिश किया है, उसका नतीजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा, भली प्रकार भुगतना पड़ेगा।
और दीपक जी, मैं आपसे अनुमति लेकर अब दूसरे डिबेट में जाना चाहूंगा। बार बार दीपक, मैं चाहता हूँ ये जरा मेरा फोन आ रहा है, इस कारण से इसी दीपक, मैं चाहता हूँ कि समित पात्रा मेरी बात सुन ले। देखिए, ये आज से जो बात समित पात्रा ने यहाँ कर कही है, इसका मतलब ये है कि 2022 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान के ऊपर करना। समित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, एक शब्द पूरा का पूरा उन्होंने जो जिस तरीके से नैरेटिव एस्टैब्लिश करने की कोशिश, बिल्कुल साफ है। ये पूरा चुनाव की तैयारी कर दी है। अब आने वाले 8 महीने तक आप सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात सुनेंगे। पर राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, इतने सारे लिबरल पत्रकारों को जिसने ये मुद्दा बनाया, उनको आप ब्लेम नहीं करेंगे कि उन्होंने हिंदूवादी गुंडे लिखा, कोई इस्लामिक गुंडे या मुस्लिम गुंडे नहीं लिखता है। दीपक, मैंने कहा ना कि हमारे आपके गुरु एक ही हैं। हमने आपने एक ही चीज समझी है कि पुलिस, सरकार, प्रवक्ता जो कहते हैं उनकी बातों पर कभी यकीन मत करो। मेरी नजर में हिंदूवादी गुंडे क्या होते हैं, मुसलमान के गुंडे क्या होते हैं, मेरी फर्क नहीं पड़ता। मेरी नजर में गुंडे गुंडे होते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के भी, क्या आप तेजस्वी सूर्या को भूल गए क्या कि जिस तरीके से ट्वीट उन्होंने किया था, भारत और अरब देशों के बीच में डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। योगी आदित्यनाथ ने आज से 12 साल पहले जिस तरीके का भाषण दिया था, क्या वो सांप्रदायिक नहीं था? क्या वो किसी नेता को शोभा देता है? आज उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। और जिन उसी तेजस्वी सूर्या खिलाफ, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बाकायदा युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। आपको पुरस्कृत कर रहे हैं। जिन कतील ने गांधी जी के बारे में उल्टी बात की थी, उनको कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। जिन्होंने कठुआ में बलात्कारियों के साथ खड़े हुए थे, उनको उन्होंने मंत्री पद दे दिया। तो वो पार्टी अगर हमको और आपको बताएगी कि हम हिंदू मुसलमान की बात करें, तो मैं उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि ट्विटर ने अगर देश के कानून का उल्लंघन किया है, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूं इस बारे में। हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी, उनकी सरकार ये कहेगी कि आप सबा नकवी के खिलाफ FIR कर दीजिए और पत्रकार जगत अगर चुपचाप बैठा रहे, तो यह संभव नहीं है। मानता हूं पत्रकार ने गलत किया होगा, लेकिन अभी कल ही 1 साल तक आपने दिल्ली में 3 लोगों को जेल में डाल रखा था। और ये पूरा का पूरा अदालत, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, वो अपने आप में सबके सामने स्पष्ट है कि सरकारें और पुलिस किस तरीके से इस देश के अंदर काम कर रही है। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? ठीक है, बहस कर रहे हैं आशुतोष, इसी पर बहस कर रहे हैं। सीधे चलता हूं जबलपुर, मेरे एक दर्शक अजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं। अजय जी, क्या कहेंगे? क्या ट्विटर पर कार्रवाई होनी थी? और जो हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है, वो क्या ठीक है? दीपक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ट्विटर नहीं, जितने भी इस तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो भी भारत के कानून को नहीं मानते, उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये ट्विटर या बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म, इनको दोनों ही पार्टी, चाहे वो अपोजिशन का हो या सत्ता पक्ष हो, अपने हित के लिए हर तरह से तोड़ मड़ोड़ के चीजों को पेश करते हैं और जनता को भरमाने का काम करते हैं। तो साथ साथ इन राजनीतिक दलों के लिए भी एक आचार संहिता या मर्यादा की एक लकीर खींचनी होगी कि आप ये जो प्लेटफॉर्म है, इन पे दुरुपयोग मत करिए अपने हित के लिए, और भारत का जो कानून है उसको निश्चित रूप से पालन करवाना चाहिए। और बिना किसी दबाव के ये सारे प्लेटफॉर्म, आप YouTube पे देखिए, उस पे बम बनाने की तकनीक तक मिल जाती है, Facebook पे देखिए उसमें मिल जाती है। तो सबको रेगुलेट करने की जरूरत है। जो पोर्न वीडियो मिल जाते हैं, ये जो युवा पीढ़ी को करते हैं, जो ड्रग्स के वीडियो मिल जाते हैं युवा पीढ़ी को वो करते हैं, तो सबको एक साथ, केवल ट्विटर का मसला नहीं कि ट्विटर में सरकार के खिलाफ चीजें हो गई तो ट्विटर के खिलाफ लग गए। आप सबको रेगुलेट करिए और सब पे एक साथ कार्रवाई करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सीधे चलता हूं मैं आलोक शर्मा जी के पास। आलोक शर्मा जी, मूल मुद्दा है कि ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेगुलराइज हो। ये UPA 1-2 के टाइम आए थे और आपने इसकी शुरुआत की थी। तो अगर भारत सरकार ने आज नए नियम बनाए हैं, तो इसमें गलत क्या है? शुरुआत तो आपकी सरकार द्वारा की गई थी IT नियमों की। देखिए, मुझे लगता है कोई भी नियम देश के हित में बनता है, उसका कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन नियम अगर किसी को सूली पर चढ़ाने के लिए बनाया जाएगा, तो जरूर लोकतंत्र है, उस पर डिस्कशन होगा। जो कानून आया उसके अंदर तमाम खामियां हैं, जिसके ऊपर बार बार लोगों ने, एक्सपर्ट्स लोगों ने भी तमाम तरह के सवाल उठाए हैं और आज भी उठना चाहिए। हम ट्विटर के कोई वकील थोड़ी ना है, ट्विटर को सूली पे चढ़ा दो, लेकिन देश की जो हालत हो रही है उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। ट्विटर का खेल जो है ना, यह बहुत लंबा नहीं चलेगा। दूसरी चीज, जहां तक बात है रेगुलराइज करने की, मुझे याद है 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, साइंस एंड टेक मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन।
और हमारी एक बहुत बड़ी संस्था थी जिसके एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को 10 महीने तक सस्पेंड रखा था। दीपक जी कहेंगे तो नाम भी बता दूंगा। और उनको इसलिए रखा गया था कि उस अधिकारी ने ये मना कर दिया था 5 साल तक 4 साल तक कि हम गूगल को अपने सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। 8-9 महीने 10 महीने तक वो सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी डिप्रेशन में चला गया। दवाइयां मैं लेके गया था। और क्या डील हुई बीजेपी की कि 10 महीने के बाद चार्जशीट फाइल हुई और उस चार्जशीट में उस अधिकारी के खिलाफ था कि 3 किलो चीनी के बिल नहीं है। आपने अपनी बेटी का एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया और इस तरह के चार्जेस लगा के उस व्यक्ति को वापस उसी पोस्ट पर बहाल किया गया और 10 महीने में गूगल को ये जो आज गूगल मैप यूज करते हैं उसकी परमिशन दी गई। बहुत बड़ा खेल हुआ था उसके अंदर। आप कह रहे हैं रेगुलराइज करने की बात। ये सरकार तो हमेशा से देशी इस तरह की तमाम चीजों के सामने बिकती आई है, घुटने टेकती आई है। आप देखिए वो इटली वाला जो मैटर अभी था, तमाम किस तरह की बड़ी बड़ी बातें थी और आज क्या हुआ है। अब आते हैं वापस हम परिवार हत्या के पीछे कहीं ना कहीं सरकार है। मैं वो चले गए यहाँ से, मैं उनसे पूछता, आपको कमलेश तिवारी तो याद है, सुधीर कुलकर्णी याद नहीं है। सुधीर कुलकर्णी बीजेपी के शत प्रवक्ता बीच में आए हैं, मुझे नहीं मालूम है। सुधीर कुलकर्णी विश्व हिंदू परिषद का बड़ा लीडर था और वो बिना शादी के दिल्ली में रहता था। वी द सिटीजन जो एनजीओ जिसने पहला आर्टिकल 370 के खिलाफ याचिका 2016 में जिसके 16 जून को सुनवाई हुई थी, उसका मेन अध्यक्ष था वो वी द सिटीजन का। उसकी बॉडी नीली मिली थी विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में। आप बात करते हैं, आपने प्रवीण तोगड़िया का तो सुना ही होगा नाम, पता भी नहीं चला कहां चला गया वो, क्यों चला गया, क्या उसने एबीपी न्यूज पर कोई गलत बयानी ना करें। हिंदुत्व इनके लिए केवल और केवल वोट बैंक है, तिजोरी है। जब देश के प्रधानमंत्री 2017 में शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं तो स्वाभाविक है आज इनको कोई अधिकार नहीं है। आज केवल और केवल इन लोगों का मुद्दा ये है, लेकिन आलोक जी जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार को राम मंदिर के नाम पर जो ठगी कर रहे हैं आलोक जी, आपने कहा ट्विटर आपने कहा ट्विटर की जो राजनीति है वो बंद करनी चाहिए, लेकिन आजकल तो सबसे ज्यादा उसका उपयोग राहुल गांधी करते हैं, रोज 2-3 ट्वीट करते हैं। देखिए वो ट्वीट करते हैं, लेकिन उसको किस तरह से मुद्दा बनाया जाए और किस तरह से शाम को ऐसा परोसा जाए पूरे देश को कि बाकी सब चीजें खत्म हो गई हैं, बस ट्विटर ही एक दुश्मन बचा है देश का। अरे भाई, चीन यहाँ पर 9 जगह चीन सेना जो है हमारी पीछे जिस तरह से रही है और जो घटनाएं रही हैं, हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है। और ये अमित मालवीय जैसे लोग उनके हम घटिया और झूठे वक्तव्यों के ऊपर शाम को डिबेट करने बैठ जाते हैं। मुझे याद है दीपक जी, हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव था आज से लगभग 2 साल पहले, 1.5 साल पहले। 2 महीने तक पाकिस्तान चला था। इमरान खान की गर्लफ्रेंड 2-2 घंटे तक चलती थी। केवल हिंदू पाकिस्तान और कैसे हिंदू मुस्लिम किया जाए, केवल इस पर पूरे मीडिया के साथियों का फोकस बीजेपी ने कराया हुआ था। आप पूरे उठाकर देखिए, लंबा बोल दिया आपने। मैं सीधे मनोज यादव के पास चलता हूं। मनोज यादव हो गया। दीपक जी ठीक है। ये इनका आरोप ये है कि आप जानबूझ के मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, इस तरह के मुद्दे लाते हैं। आलोक जी आज इसी पर बैटिंग कर रहे हैं। जी दीपक जी, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ना तो भारत के संविधान के साथ समझौता होगा, ना देश की एकता और अखंडता के साथ समझौता होगा। भारत का संविधान सर्वोच्च है, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसको भारत के कानूनों को, नियमों को मानना पड़ेगा। दूसरा बात, आलोक जी के एक बिंदुवार में जवाब देता हूँ। आलोक जी को शायद ज्ञान नहीं है, पता नहीं अपने नेता को देखते हैं नहीं देखते हैं। ट्विटर जीवी देश का सबसे बड़ा कोई है, कोई ट्विटर का कोई नेता है, जमीनी नेता तो है नहीं राहुल गांधी। वो सबसे बड़े ट्विटर जीवी वही है, ट्विटर के नेता वही है। देखिए आलोक जी, आप झूठ नहीं बोलते हैं मोदी जी की तरह। नहीं आलोक जी, देखिए मैं बोलूंगा नहीं, मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। आलोक जी, मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। देखिए ऐसा है, उनको शर्म आनी चाहिए जब पुलिस ने कह दिया कि ये मामला दूसरा है। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आनी चाहिए, ट्वीट करते हैं राहुल गांधी, ट्वीट करते हैं। इस तरह की बेशर्मी है। कौन से टूल की बात करते थे? उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए
वैक्सीन चाहिए और आप लोग रोज हिंदू मुसलमान शाम को आपको मौलवी दिखाई देते हैं, आपको मुल्ला दिखाई देते हैं, मौलवियों की आप पुलिस बना रहे हैं, मुलाराओं की पुलिस बना रहे हैं, मदरसों की लिस्ट बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। हिंदुओं की बात अगर आप दोनों ऐसे बोलेंगे तो दोनों की आवाज नहीं जाएगी। आप लोग लाइव में जुड़े हुए हैं। केवल हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खेलना और ये राम मंदिर के ऊपर जो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, अरे राम मंदिर के ऊपर 2007 में आप लोगों ने छीन लिया। राम को काल्पनिक पुरुष बताने वाले राम राम जपने लगे हैं, राम राम बताने वाले राम राम जपने लगे हैं। हम नहीं मानते। देखिए ऐसा है कि आप ये मुझे केवल ये बताइए, गंगा जी के किनारे जो हजारों लाशें पड़ी थी, एक मिनट मैं दोनों को रोक रहा हूँ, मैं दोनों को रोक के आशुतोष के बाद चलूंगा। मनोज यादव जी, आलोक शर्मा जी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे पर ना बोले प्लीज। आप दोनों को मौका मिलेगा, मैं सबको मौका देता हूँ। आलोक जी, मनोज जी, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। सीधे आशुतोष के पास चलता हूँ। आशुतोष मुझे बताइए, अभी अभी खबर भी आ गई है कि जो स्कूटी, उसने कहा अब्दुल समद ने कि मेरा किडनैप हुआ। अब फुटेज भी आ गई है, खबर भी आ गई है कि जो लड़का उसको स्कूटी पर लेकर गया था बुलंदशहर से लोनी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपक, मैंने फिर आपसे कहा और फुटेज भी आ गई है उसके सामने। मैं गाजियाबाद की पुलिस पर 100% यकीन नहीं करता। ये मेरी ट्रेनिंग का दोष है। मेरे पास समद के बेटे का बयान मौजूद है और वो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबार में छपा हुआ, किसी डमडम डिगा टाइम्स में नहीं छपा हुआ। तो अगर उनका, और दूसरी बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो पुलिस की स्थिति है और पिछले 5-7 सालों में जो पुलिस की स्थिति कर दी गई, आपको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिन नकाबपोश लोगों ने हमले किए, उनकी तस्वीरें लोगों के पास है और देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क ने उनका नाम घोषित किया। आज तक पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं की, उनके खिलाफ गिरफ्तारी तक नहीं की है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट साफ तौर पर कहती है कि आपने फर्जी केस बनाया, एक तरीके फर्जी केस बनाया। तो मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, गाजियाबाद पुलिस क्या कह रही है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि इस देश का एक नागरिक क्या कह रहा। और दूसरी बात यह है, क्या ऐसे मामलों में आंख बंद करके आप देश के पत्रकारों के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कर लेंगे? अगर एफआईआर दर्ज करने की बात है तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे प्रवक्ता जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जिनको जेल में आज होना चाहिए था, जिनकी वजह से भारत और अरब देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो गड़बड़ हुए। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री को बाकायदा बयान देना पड़ा उसके लिए। और वो लोग हैं जो कठुआ में बलात्कारियों के साथ खड़े होकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। तो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो लोग, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, एसपी सर ने हमको एक बात और सिखाई थी आशुतोष, कि पत्रकार को बिल्कुल आंखें बंद करके एक तरफा नहीं होना चाहिए, उसको आधा गिलास खाली भी देखना चाहिए और भरा भी देखना चाहिए। मेरे को लगता है बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपको याद होगा मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में स्पष्ट तौर पे कहा था कि ना तो मैं गाजियाबाद की पुलिस की बात को 100% मानता हूं और ना ही जो समद सैफी साहब हैं उनके परिवार के वर्जन को 100% मानता हूं। मेरा कहना है कि सत्य इनके बीच में कहीं पर है, तो हम आंख बंद करके पुलिस की बातों को ना माने। डाउट तो आप एक ही एंगल पर उठा रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं। डाउट आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पे है, बाकी किसी पे नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसके पहले जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आए थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर पूरे मामले को कम्युनलाइज करने की कोशिश की है। और अगर आप कम्युनलाइज करने की कोशिश करेंगे तो फिर मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लेना पड़ेगा। सपा नकवी भौमिकी ने मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो नाम आप ले रहे हैं, क्या उसने कम्युनलाइज करने की कोशिश नहीं की मामले को? क्या जबरदस्ती इस देश को लिंचिस्तान बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है? बताइए मुझे। कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट को ये कहना कि श्री राम के नाम पर मार और पीट दिया, क्या ये सही है? जवाब देंगे मनोज यादव जी, बताइए। दीपक, मैं आपसे छोटा सवाल करूंगा। आप सबा नकवी को मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं, क्या आप उनको कम्युनल मानते हैं? दीपक जी, ना। मैं सोशल मीडिया पे कौन क्या करता है सब जानता है। शुद्ध में किसी व्यक्ति के बारे में या किसी पर्सन के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। खुला खेल फर्रुखाबादी है वहां पर। सीधे मनोज यादव जी के पास चलते हैं। मनोज यादव जी बताइए। देखिए ऐसा है दीपक जी, जिस तरह से आशुतोष जी बता रहे हैं कि किस तरह से जेएनयू में हुआ,
अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भारत तेरे टुकड़े हुए हजार करने वालों का पक्ष लेने के लिए आशुतोष जी खड़े हो गए। इनको पुलिस पर विश्वास नहीं है, इनको 1900 आपातकाल याद नहीं, 1975 याद नहीं है, किस तरह से जेल खानों में देश को बदल दिया था और किस तरह से पत्रकारों पर अत्याचार हुआ। इनको महाराष्ट्र दिखाई नहीं देगा, महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया कांग्रेस की सरकारों के द्वारा। लगाना है चूंकि इन्होंने सोने का चश्मा पहन रखा है। मैं ये पूछता हूं कि ये मामला किसने उठाया? जब पुलिस ने वेरीफाई कर दिया उसके बाद राहुल गांधी जी को ट्वीट करने की क्या आवश्यकता थी? ओवैसी जी को ट्वीट करने की क्या आवश्यकता थी? देखिए ऐसा है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं, चुनावों को ध्यान में रखते हुए केवल और केवल किस तरह से वोट बैंक की राजनीति की जाए। अब ये राम मंदिर का जो मुद्दा भी उठ रहा है मैं बता देता हूं, वो ये मुद्दा उठ रहा है कि भगवान राम के भव्य राम मंदिर को बनने से हमने रोक दिया। एक क्रेडिट लेने की लड़ाई चल रही है, मुस्लिम वोट बैंक लेने की लड़ाई चल रही है। देख रहे हैं किस तरह से मौलवियों की लिस्ट मंगाई जा रही है, किस तरह से मस्जिदों की मदरसों की लिस्ट मंगाई जा रही है, उनसे राहुल गांधी जी मिलने का प्रयास कर रहे हैं, मिलने जाने वाले हैं। तो ये केवल और केवल षड्यंत्र चल रहा है और ये पहले से चल रहा है। मैं आपको लिस्ट देता हूं, अभी आशुतोष जी को शायद मैं बता दूं, आशुतोष जी को याद है या नहीं है, अब्दुल की दाढ़ी कटने से लेकर आफ्ताब की हत्या तक 19 ऐसे मामले हुए हैं जिसमें से श्री राम बुलवाने के दावे झूठ निकले हैं। मुस्लिमों ने मस्जिद की दीवार पर दंगा भड़काने के लिए लिखे नारे तेलंगाना का भैंसा वो गलत सिद्ध हुआ। तनिष्क शोर के अंदर तो जय श्री राम का जो मोहम्मद जुबैर ने जो एक षड्यंत्र फैलाया था वो गलत सिद्ध हुआ। जय श्री राम बुलवाने को लेकर के जबरन शराब पिलाकर मार मार के डाला, ये बुलंदशहर का मामला था, वो गलत सिद्ध हुआ। उसके बाद गफ्फार के साथ दारू के नशे में लूटपाट मारपीट सीकर का मामला था राजस्थान में कि जय श्री राम बुलवाया गया हमसे, वो बाद में गलत सिद्ध हुआ। औरंगाबाद में इसी तरह का एक मामला था। इस तरह से 19 मामले हैं। तो ये बताइए कि एक पक्ष के साथ में इस तरह से चलना। और ट्विटर से भी मैं पूछता हूं, जब टूल किट के अंदर संबित पात्रा जी के ट्वीट को मैनिपुलेटेड लिख दिया, लेकिन ट्विटर ने ये बताइए कि ट्विटर ने इस मामले को मैनिपुलेटेड क्यों नहीं लिखा? तो कहीं ना कहीं ये चल रहा है क्योंकि ट्विटर के ऊपर साम्यवादियों का और वामपंथियों का कब्जा है। तो कहीं ना कहीं आशुतोष जी जैसे लोग वहां बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को बदनाम किया जाए, देश को बदनाम किया जाए, देश की छवि को बदनाम किया जाए। और ये टूल किट का हिस्सा है, बड़े स्तर से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा, बहुत दिनों से चल रहा है, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। ठीक है मनोज जी, लेकिन मनोज जी यही मैं आपको रोकता हूँ। मेरे साथ पवन दुग्गल जी जुड़ गए हैं, उनसे बहस को मैं एक और दिशा में ले जाऊंगा, लेकिन आलोक शर्मा जी और अनुराग भदौरिया दोनों मेरे साथ हैं, दोनों से जवाब लूंगा। मनोज जी प्लीज, जब टोकू तो रुक जाइए प्लीज, टोकने के बाद भी मैं 10 सेकंड देता हूँ रुकने के लिए प्लीज। मैं सीधे चलता हूँ लखनऊ, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, मेरे दर्शक का नाम है शैलेश रस्तोगी, हमारे दर्शक का नाम है सम्मानित दर्शक शैलेश जी, बताइए क्या कहेंगे इस मामले पर? सर, ये ट्विटर के ऊपर जो कार्रवाई की गई है बहुत ही उचित है। ट्विटर अपनी मनमानी इस देश में नहीं चला सकता, भारत सरकार से ऊपर नहीं है वो, उसको जवाब देना पड़ेगा। जब तक तथ्यों की सही जानकारी नहीं ले ली जाएगी वो कैसे उसको मामले को सही ठहरा सकता है। और हमारे देश के प्रमुख राजनीतिक दल जो हैं वो बगैर मुद्दे की सही जानकारी लिए और अलग इतने गलत बयान देते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को दिक्कत आती है। बहुत ही गलत चीज है। और आपके प्रमुख राजनीतिक मैं सीधे चलता हूं यहां से पवन दुग्गल जी के पास। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लोग कह रहे हैं ट्विटर पर कार्रवाई उचित है, क्या आपको उचित लगती है कार्रवाई? देखिए, ट्विटर पर फिलहाल जो कार्रवाई हुई है माफ कीजिए पवन जी, आपका ऑडियो चला गया है। सीधे अनुराग भदौरिया के पास चलता हूं। अनुराग भदौरिया, इस मुद्दे को अगर किसी ने सांप्रदायिक बनाया है तो आपके समाजवादी पार्टी के नेता जिनके अखिलेश यादव के साथ फोटो वायरल हो रही है, उम्मेद पहलवान, उन्होंने बनाया है। मुझे बताइए, क्या यह समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र था कि इस मामले को, जिसके पीछे शायद दूसरी कहानी निकल रही है, उसको सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए चुनाव के चलते? मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई है कि कौन मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता है? अच्छा, फोटो की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। फिर तो विक्रू कांड विकास दुबे के साथ चली जाएगी, जो बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं की फोटो थी, कैबिनेट मंत्रियों की फोटो थी। उस समय तो कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए फोटो पे ना जाइए। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इतनी हिम्मत किसी व्यक्ति की कैसे पड़ जाती है कि किसी हिंदुस्तानी को जाके कोई भी पीटने लग जाएगा? अगर गलती कुछ भी हो, आपकी पीटने की हिम्मत कैसी हुई? इसके मतलब कि पुलिस का खौफ खत्म हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर में? पुलिस का खौफ खत्म हुआ, पुलिस अपनी नाकामी छुपाने की सब चीजें कर रही है।
कमाल की बात है। अगर आपको लगता है किसी ने गलती की है तो जिम्मेदारी पुलिस की होती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की तो आप जानती हैं, उसके ऊपर उंगलियां कैसे कैसे उठी हैं। पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, उसको एक्सीडेंट बताती है, उसके बाद फिर जब आवाज उठाई जाती है तो कहती है नहीं हत्या हुई है। रात के अंधेरे में एक बच्ची का अंतिम संस्कार कर देते हैं बिना माँ बाप के पूछे, जब आवाज उठाई जाती है तब उसके से पर्दा खुलता है। पुलिस के नाक के नीचे यहाँ पे एक हिस्ट्री सीटर को अपना बुलाते हैं, पार्टी कराते हैं, उसके बाद हिस्ट्री सीटर को गाड़ी बैठा के फिर वहाँ पुलिस आती है तो पुलिस से छुड़वा भी देते हैं। फिर कितनी बार आपने देखा हिस्ट्री सीटर के साथ तमंचे पे डिस्को करते बीजेपी के नेता नजर आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी पुलिस ट्रेनिंग तो आप लोगों की है ना, समाजवादियों की। उत्तर प्रदेश पुलिस को जो ज्यादा ट्रेनिंग दी है वो तो समाजवादियों ने दी है ना। देखिए तो फिर 4.5 साल से बाबा कहना बंद कर दें कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कायम की। ये बोल दें कि हमारे बस में नहीं है, हम नहीं कायम कर पाए। दरअसल में इन्होंने 4.5 साल तक कोई काम नहीं किया है, तो अब ये मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। नहीं, मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए डाइवर्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन का वक्त आ गया है। हमने समाज के अंदर में ना कोरोना में मदद की है, ना बेरोजगारी दूर की है, ना महंगाई दूर की है। अब जनता सवाल पूछेगी मुझसे, आप देखो इस बात को कितना बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। और इसी बात को सबसे बड़ा मुद्दा नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या का है, जहाँ पे किस तरह की बातें आ रही हैं। अब तो सब कुछ सामने आ गया। अब तो शंकराचार्य ने भी उंगली उठाई है, तो आप किस किस को रोकेंगे, कहाँ रोकेंगे? आप राम भक्त के नाम दीपक जी इनसे पूछिए कि अखिलेश यादव के साथ फोटो ही नहीं है। भदौरिया जी मैं आपको यही बोलता हूँ, कहीं तो रुका करिए। अखिलेश यादव के साथ सीधे बताइए उमेश पहलवान से भी पूछताछ हो रही है, समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव जी, बताइए क्या उसके पीछे आपको कोई साजिश नजर आती है? देखिए ऐसा है दीपक जी, जब पुलिस कार्रवाई करेगी तो कहेंगे हाय लोकतंत्र खतरे में है। जब पुलिस इस तरह की कार्रवाई करेगी तो लोकतंत्र खतरे में दिखाई देगा। देखिए आप सुन लीजिए, आप देखिए, आप दुरंतो एक्सप्रेस मत बनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। देखिए ये अगर यार ये क्या तरीका है? अनुराग जी बीच में नहीं प्लीज, आप सुरक्षित हो, क्या तरीका है? आप नॉन स्टॉप बोलते हैं अनुराग जी। अनुराग जी का ऑडियो नहीं, प्लीज माफ कीजिए, मुझे आपका ऑडियो नीचे करना पड़ेगा। आप नॉन स्टॉप बोलते हैं, गलत बात है ये। ऐसा है कि देखिए भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया का ऑडियो नहीं प्लीज, मनोज यादव जी बोलेंगे। देखिए ऐसा है दीपक जी, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में किस तरह का जंगल राज था, किस तरह से थाने अखिलेश यादव जी के गांव से चलते, सफाई गांव से चलते, हर थानों में उनके जो उन्हीं की जाति के लोग हैं वहां पर बैठ करके किस तरह से थानों को चलाते थे। और ये हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। जब यहाँ पर ये बोल रहे हैं फोटो नहीं है, केवल फोटो नहीं है, पीछे साइकिल भी है। और हमसे पाठ पढ़ाने वालों से मैं कहता हूँ कि ये मुद्दा उठाया किसने? जब ये मुझे बताइए, ट्विटर के वहां पर वकील बन के बैठे हैं या समाज के वकील बन करके बैठे हैं? और ये मुद्दा उठाया किसने? जब ये मुद्दा शांत हो गया था, जब वो मामला दूसरा है, ताबीज वाला मामला था, कोई मामला नहीं है, उसका दाढ़ी का कोई संबंध नहीं उस चीज से, तो मुद्दा क्यों उठाया? इनके पास में एक ही मुद्दा, आप इस तरह से कि किस तरह से योगी सरकार को बदनाम किया जाए, एक तरह का एक माहौल तैयार किया जाए। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं दीपक जी अभी भी बोल रहा हूं कि तीनों पार्टियों में, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी, इनमें होड़ लगी हुई है कि किस तरह से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक लिए जाए, किस तरह से क्रेडिट लिया जाए इन सब चीजों का। और यही इसी तरह का षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पुलिस कार्रवाई करती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। योगी जी को बदनाम करने लगेंगे, मोदी जी को बदनाम करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बोलेंगे कार्रवाई नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन ये बात है कि अगर इनका तो देखिए कैसा इतिहास सब जानते हैं। अभी आपने देखा होगा, कांग्रेस पार्टी का कभी देखा होगा, किस तरह से बोल रहे हैं कि जो कोवैक्सीन है उसके अंदर बछड़े का सीरम है। और ये लोग कुछ दिन पहले बोल रहे थे वैक्सीन पर कि ये तो वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। देखिए मैं बता देता हूं कि योगी सरकार ने जितना अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसा काम किसी ने नहीं किया। और योगी आदित्यनाथ जी दिन रात लगे हुए हैं, संवेदनशील तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है मनोज जी, यहीं पर रुकिए, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं शुरुआत करूंगा बहस की पवन दुग्गल जी से। ब्रेक।